आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, इन सब चीज़ों पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया और ना ही कभी मैं करना चाहता था। मगर उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और इस दिन के बाद से मैं इन सारी चीज़ों पर विश्वास करने को मजबूर था। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मुझे मानना ही पड़ा कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ना ही मिलें तो अच्छा रहेगा। दरअसल घटना है आज से करीब 12 साल पहले की। मेरी उम्र यहीं कोई 16-17 साल की थी। मुझे नानी घर बहुत पसंद था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर नानी के घर ही जाया करता था। मगर उस बार जब मैं नानी घर गया तो वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं थी, वो सर्दियों की छुट्टियां थी। सर्दियों का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियां नानी के घर में ही बिताया जाए। तो मैं नानी के घर पहुंच गया। सबसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ के दोस्तों से, घर वालों से, परिवार वालों से, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। वहाँ जाते ही मैंने अपना सामान रखा और मैं बाहर खेलने निकल गया। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। खेलकर जब मैं शाम को वापस घर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी ही हो जाता है। मैंने हाथ मुंह धोया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बस यही तो काम था मेरा वहाँ, खेलना, वापस घर आना और सो जाना। इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। अभी मैं लेटा लेटा अपने कमरे में छत की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई। मामी और नाना जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं रूम से निकलकर बाहर आया तो सुना कि मामी नाना जी को बाहर जाने से मना कर रही है और नाना जी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जाकर मामा को टिफ़िन पहुंचा आएंगे। इस पर मैंने मामी से कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है क्या? इस पर मामी ने कहा, देखो तुम्हारे नाना जी को मैं मना कर रही हूँ कि आज उन्हें टिफ़िन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से जुगाड़ करके खा लेंगे। इनकी तबीयत सही नहीं है और बाहर इतनी ठंड है, ये जाएंगे वापस इतनी दूर तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इस पर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी रहने दीजिए, मामा जी खा लेंगे कहीं से जुगाड़ करके। इस पर नाना जी ने कहा, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना नाना जी की जगह मैं टिफ़िन पहुंचाने चला जाऊं मामा जी को। मामा जी की फैक्ट्री मैंने देख ही रखी थी, तो मैं वहां पर जाकर आराम से उन्हें टिफ़िन देकर आ भी जाऊंगा। मैंने ये विचार नाना जी से कहा। इस पर नाना जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम्हें इतनी रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रास्ता बढ़िया नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, क्यों बढ़िया नहीं है मतलब क्या? मैं बच्चा थोड़ी हूँ नाना जी, मैं पहुँचाऊँगा टिफ़िन। नाना जी से बहुत जिद करने के बाद वो मान गए, मगर उन्होंने साथ ही एक हिदायत भी दी, देखो तुम जाओ, एक टॉर्च भी साथ लेकर जाओ, मगर अगर कोई पीछे से आवाज़ दे, कैसी भी आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़, अगर कोई छोटी सी हलचल की भी आवाज़ हो तो पीछे पलटकर मत देखना, बस आगे चलते जाना, टिफ़िन पहुंचाना और सीधे घर आना, कहीं और मत जाना और पीछे पलटकर गलती से भी मत देखना। मैंने नाना जी की बात पूरी सुनी और टिफ़िन लेकर घर से चल पड़ा मामा जी के फैक्ट्री की ओर, जहाँ पर मामा जी काम करते थे। घर से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे हिला कर रख दिया।
ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने भी बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। मैं टॉर्च के रोशनी के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। चूँकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम के यहीं कोई 7 या 7:30 ही बजे होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ सीधे मामा जी के फैक्ट्री पहुंचा। उन्हें टिफ़िन दिया, उनसे मुलाकात की, थोड़ी बात की और फिर मामा जी ने कहा, देखो यहाँ से सीधे घर जाना और कहीं मत जाना, और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी कौन आवाज़ देगा इस रास्ते पर? नाना जी भी यही बोल रहे थे कि पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मामा जी ने कहा, मैं कल सुबह जब घर आऊँगा तो बताऊँगा, अभी जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, रात होने से पहले घर पहुँच जाना। जिसके बाद मैं वहाँ से निकला और वापस घर की ओर चल पड़ा। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, क्योंकि मौसम ठंड का था। ठंड के मारे सारे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे और वो रास्ता भी जंगलों से घिरा हुआ था। कच्ची सड़क, ऊपर से आजू बाजू जंगल। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, सुनो, रुको। आवाज़ सुन मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी वापस पीछे से आवाज़ आई, पीछे पलट कर देखो तो सही, मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते हो। मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मुझे नाना जी की कही बात याद आ गई कि पीछे मत देखना। पता नहीं क्यों मुझे वो आवाज़ भी कुछ अजीब सी लगने लगी थी, इसलिए मैंने वापस से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ चुका था, मगर पीछे से वो आवाज़ लगातार आए जा रही थी। चलते चलते मैं भागने लगा और भागते भागते मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने नाना जी को पूरी बात बताई। पहले तो नाना जी ने मुझे शांत किया और फिर कहा, दरअसल वो जो आवाज़ थी वो कोई इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो एक प्रेत की आवाज़ थी। उस रास्ते पर प्रेत भटकते हैं, वो आवाज़ देते हैं। अगर तुम उनकी आवाज़ सुनकर पीछे पलट गए तो फिर तुम वापस कभी घर नहीं आ पाओगे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और अगर पीछे नहीं पलटे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें छू भी नहीं सकते, तुम्हें अपनी मर्जी से पीछे पलटना होता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। ट्रेन में बैठे बैठे मैं बॉस की कही उस बात के बारे में सोच रहा था जब उन्होंने मुझसे ये कहा था, उमेश अभी कमलपुर के लिए निकलो, वहाँ स्टील प्लांट में जाओ, और हाँ, इस बार का ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। बॉस के ये कहने का तरीका मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, मगर हर एम्प्लॉय की तरह ही मैंने भी उनका गुस्सा और कड़वी बातों को बर्दाश्त कर लिया। वैसे तो मुझे कमलपुर के स्टील प्लांट में कल सुबह पहुंचना था, लेकिन इस बार मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं आज रात ही कमलपुर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद ट्रेन कमलपुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरा और साथ ही जब निगाहें प्लेटफॉर्म में लगी घड़ी पर गईं तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। ट्रेन के जाते ही मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा। बड़ा छोटा सा स्टेशन था। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे ने अपना घर बना रखा था। खैर मुझे क्या, मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। आसपास इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि मैं अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुन पा रहा था। खैर मैं जब स्टेशन से बाहर निकला तो अंदर और बाहर में मुझे कुछ खास फर्क दिखा नहीं। बाहर भी खालीपन ने अपना डेरा जमा रखा था। मैंने सोचा आज रात किसी होटल में रुक जाता हूँ, कल का कल देखा जाएगा। और यही सोचकर मुझे अपने सामने जो भी रास्ता दिखा मैं उसी पर चलने लगा।
मगर उस सीधे रास्ते पर मुझे दूर दूर तक कोई होटल, यहाँ तक कि एक लाइट का खंभा भी नहीं दिख रहा था। उस अंधेर नगरी में रोशनी का इकलौता साधन मेरा फोन ही था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मेरे कान में दस्तक दिया। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज घोड़े के टाप की है। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी टांगा लिए मेरे पास आ रहा था। मैंने सोचा शायद ये मुझे किसी होटल तक पहुंचा देगा। यही सोचकर मैं उस तांगे वाले को हाथ दिखाकर रुकवाने लगा। उसने तांगे को मेरे से कुछ फासले पर ही रोक दिया और बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? उस तांगे वाले का पूरा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उसके चेहरे को छोड़कर बाकी सब कुछ ढक रखा था। अब या तो उसका चेहरा सफेद था या फिर दाढ़ी। खैर मैं बोला, भाई साहब, मुझे किसी होटल तक छोड़ देंगे या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ मैं रात कटा सकूं? इतना बोलते ही मेरे नाक में एक सड़ी हुई सी बदबू टकराई, जिससे कोई बड़ा जानवर मर गया हो। खैर वो तांगे वाला बोला, साहब ये गांव है, यहाँ होटल नहीं मिलेगा। आप आज रात स्टेशन में ही वेटिंग रूम में रुक जाओ, मैं कल आपको स्टील प्लांट ले चलूँगा। उस आदमी के मुंह से स्टील प्लांट का नाम सुन के मैं एकदम से चौंकते हुए बोला, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्टील प्लांट जाना है? इस पर वो तांगे वाला मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ सब स्टील प्लांट जाने के लिए आते हैं साहब। और इतना बोलकर वो तांगे वाला वहां से चला गया। उसके जाते ही वो जो सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। खैर मैंने सोचा कि ये तांगे वाला यहाँ का लोकल आदमी है, और जब इसी ने कह दिया कि यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा तो सच में नहीं मिलेगा। और ऐसे में वेटिंग रूम में रात गुजारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले ही पल मैं वापस से स्टेशन में था और वेटिंग रूम ढूंढने के लिए अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी मुझे एक कमरे के बाहर वेटिंग रूम का बोर्ड लगा हुआ दिखा। मैं उस कमरे की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेरे नाक में वही सड़ी हुई सी गंध आई। फिर बाद में मुझे बेंच पर एक बूढ़ा आदमी, एक बुढ़िया और एक मेरी ही उम्र का लड़का बैठा दिखा। उन सब ने भी अपना पूरा शरीर उस तांगे वाले की तरह ही चादर से ढक रखा था। मुझे देखते ही पता नहीं क्यों वो तीनों एकदम से उठकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। खैर मैं भी उसी बेंच पर उनके पास जाकर बैठ गया। बूढ़ा बुढ़िया और वो लड़का मुझे अभी भी घूरे जा रहे थे, जैसे उन्होंने मेरे जैसे इंसान को पहले कभी देखा ही ना हो। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन तभी अचानक ही मुझे ठंड लगने लगी। मई के महीने में ठंड लगना अजीब बात तो थी ही, मगर उससे भी ज्यादा मैं हैरान इस बात से था कि वो सड़ी हुई सी बदबू अभी भी आ ही रही थी, जबकि ना तो वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और ना ही कोई खिड़की। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से बोला, कितना अजीब है ना, मई के महीने में ठंड लग रही है। इस पर उस बूढ़े आदमी ने खरखराती आवाज में कहा, हाँ, यहाँ आसपास पहाड़ है ना, इसलिए। वो दुर्गंध अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरा उस वेटिंग रूम में रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने नाक को हाथ से दबाकर बाहर जाने के लिए उठा ही था कि तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उस आदमी से कहा, जी बस यहीं पे। और ये बोलकर मैं उस वेटिंग रूम से बाहर निकल गया। मैं जैसे ही वेटिंग रूम से बाहर निकला तभी वो सड़ी हुई सी बदबू भी एकदम से बंद हो गई। मैंने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट जलाकर वेटिंग रूम के बाहर बने
चबूतरे पर बैठ गया। अभी मैं सिगरेट का कश ले ही रहा था, तभी एक आवाज आई। बेटा, तुम सिगरेट पीने लगे हो? मैंने उस आवाज की ओर देखा तो वही तीनों, यानी वो बूढ़ा बुढ़िया और वो लड़का वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े थे। मैं उस बूढ़े आदमी को जवाब देना तो चाहता था, मगर क्या बोलूं ये समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं वहां से उठकर उन दोनों से दूर जाने लगा। अभी मैं उन लोगों की ओर देखते हुए चल ही रहा था, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक आवाज आई, हे, मरना है क्या? वो स्टेशन मास्टर थे और मैं चलते हुए रेलवे ट्रैक में गिरने जा रहा था, जिसमें एक मालगाड़ी आ रही थी। मैंने स्टेशन मास्टर को शुक्रिया किया और जब वेटिंग रूम की ओर देखा तो वो तीनों वहां से गायब थे। डर से मैं फिर उस वेटिंग रूम में नहीं गया और प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर ही लेट गया। अगले 5 से 10 मिनट में ही मैं गहरी नींद में चला गया और फिर अगली सुबह ही मेरी आंख खुली। मैं स्टेशन पर पहली बार भीड़ भाड़ देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। खैर, मैंने स्टेशन पर ही चाय पिया और फिर निकल पड़ा स्टील प्लांट की ओर। मैं स्टील प्लांट पहुंचा और थोड़ी बातचीत के बाद मुझे अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिल गया, मगर इस भागदौड़ के दौरान कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं स्टील प्लांट से निकल रहा था तो तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। वापसी की ट्रेन रात के 10:30 बजे की थी। लिहाजा मैं थोड़ा खाना पीना करके स्टेशन पहुंचा और कल रात की तरह ही प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया। जैसे जैसे रात घनी होती गई वैसे वैसे स्टेशन खाली होता गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब कल रात की तरह ही उस पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला था। मेरी ट्रेन भी अब कुछ ही मिनटों में आने को थी, लेकिन तभी मेरे नाक में वही सड़ी गली सी बदबू आने लगी। मैं जानता था कि कौन होगा। मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि वही बूढ़ा बुढ़िया और लड़का है, मगर इस बार उनके साथ वो तांगे वाला भी था जिसने मुझे कल रात वेटिंग रूम में रुकने की हिदायत दी थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, जा रहे हो बेटा? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रेन को देखने के बाद मैं जब उन लोगों की ओर पलटा तो उस बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ ही वो लड़का और वो बुढ़िया भी रो रहे थे। मैंने अपनी जेब से 100 का एक नोट निकाला और जैसे ही उस बूढ़े के हाथ में थमाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो मैं दंग रह गया। उसका हाथ किसी बर्फ की सिल्ली की तरह था। खैर, पैसे थमाकर मैं बुजुर्ग के लिहाज से उनका पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। यही नहीं बल्कि उस बुढ़िया, वो लड़का और उस तांगे वाले के पैर भी उल्टे थे। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और पता नहीं क्यों मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं स्टेशन मास्टर के कैबिन में था। मुझे होश में आता देख स्टेशन मास्टर ने कहा, आप वही है ना जो कल रात पटरी पर गिरने वाले थे? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए स्टेशन मास्टर को सब कुछ बता दिया, जिस पर उन्होंने अपनी कुर्सी के पास ड्रॉवर में से एक अखबार निकाला और अखबार का एक पेज मेरे सामने करते हुए कहा, कहीं वो लोग ऐसे तो नहीं दिखते थे? मैंने वो अखबार देखा तो उसमें उन तीनों के साथ उस तांगे वाले का भी फोटो था और साथ ही एक और लड़के का, जिसके नीचे लिखा था, लाश अभी तक मिली नहीं है। और उस लड़के की फोटो बिल्कुल मेरे जैसी थी। तब स्टेशन मास्टर ने बताया कि दरअसल कुछ दिनों पहले तांगा समेत खाई में गिर जाने की वजह से इन सभी की मौत हो चुकी है
और इनमें से जो लड़का मेरी तरह दिखता था उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। ये सब जानकर मुझे अब उस बुजुर्ग का प्यार और अपने बेटे की तरह मानना सब कुछ समझ आ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।